नमस्कार दोस्तों। अब हम हमारे अगले आयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम नेशनल एसटी कमीशन कह रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय जनजाति आयोग। तो जनजाति आयोग को भी हम दो भागों में देखेंगे, एक राष्ट्रीय जनजाति आयोग और एक राज्य जनजाति आयोग, जो मध्य प्रदेश जनजाति आयोग कहा जाएगा। सबसे पहले हम ये देख लें कि क्या ये संवैधानिक आयोग है। तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 338A में है या क में है, इसलिए इसको हम संवैधानिक आयोग कहेंगे। अगर इसका संविधान के किसी अनुच्छेद में वर्णन नहीं होता तो हम इसको संवैधानिक आयोग नहीं कहते। ठीक है, किसी विधि के द्वारा निर्मित आयोग को संवैधिक आयोग, संविधान में वर्णित आयोग को संवैधानिक आयोग, और अन्य आयोग होता है, इन दोनों से इतर जो आयोग होता है इसको संवैधानेतर आयोग या गैर संवैधानिक आयोग कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि 1978 में सबसे पहले एसटी एंड एससी आयोग की स्थापना 7 में हुई थी, लेकिन वर्तमान स्वरूप की अगर हम बात करें तो 2004 में इसका वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया, जब एसटी और एससी आयोग को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, तो एसटी और एससी आयोग का सेम है, स्थापना 1978 में, और वर्तमान स्वरूप अगर पूछा जाए तो 2004 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। HQ मतलब हेडक्वार्टर। तो सभी राष्ट्रीय आयोगों के हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ होगा? नई दिल्ली में। अगर हम संरचना की बात करें तो 1+3 मतलब एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। ठीक है, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य इसकी संरचना में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और इसके लिए कोई विशेष समिति की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति जिसे भी जनजातीय मामलों का जानकार समझे या जनजातीय मामलों के हितैषी समझे, उनको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बना सकती है। ठीक है, अगर हम कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। अधिकतम आयु सीमा का कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, 3 वर्ष तक ये अपने पद पर रह सकते हैं और अधिकतम 2 बार इनको चुना जा सकता है। तीसरे कार्यकाल के लिए इनको चुना नहीं जा सकता। ठीक है, अगर हम कार्यों की बात करें तो संवैधानिक अधिकारों को लेकर के, मतलब राष्ट्रीय जनजाति आयोग जो होता है वह जनजातियों से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, ठीक है, जैसे हम कहें कि अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार है, अनुच्छेद 36 में जो है अनुसूचित जनजातियों के संबंधित शैक्षणिक अधिकार है। तो इस तरह से जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जो भी संविधान या विधिक वर्णन किए गए हैं उनकी रक्षा करना इस आयोग का कार्य है। ठीक है, और सरकार को जनजातियों से संबंधित मामलों पर जांच एवं सलाह के संबंध में जो है आप क्या करना, रिकमेंड करना। ठीक है, नीति निर्माण में मगर अगर केंद्र स्तर पर कोई नीति निर्मित हो रही है, एसटी से संबंधित कोई बात हो रही है, जैसे पेशा अधिनियम में कोई संशोधन की बात हो या अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कोई नई वन अधिकारों की बात हो, तो इस तरह के जो नीति निर्माण की जो बात होती है वो एसटी आयोग की सलाह से होती है। ठीक है, और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश जनजाति आयोग। मध्य प्रदेश जनजाति आयोग की गठन की बात करें तो 29 जून 1995 को इसका गठन हुआ। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल भी 3 वर्ष का होता है। ठीक है, नियुक्ति, हटाया जाना और प्रतिवेदन जो होता है वह राज्य सरकार को होता है। ठीक है, क्योंकि संविधान में इसका वर्णन नहीं है, इसका वर्णन एक विधि के द्वारा किया गया है, इसलिए इसका प्रतिवेदन, नियुक्ति और हटाया जाना जो है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और वर्तमान जो अध्यक्ष है और प्रथम अध्यक्ष है, जो प्रथम महिला अध्यक्ष है, इनके बारे में आपको मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर रखा है। ठीक है, थैंक यू।